everyone, welcome to Delta Exchange. This is episode 3 of API trading on Delta Exchange. अब सबसे पहले आपको एक इंडेक्स दे देते हैं कि इस वीडियो में हम क्या बात करने वाले हैं और आपको इस वीडियो को देखने से पहले पहली 2 एपिसोड्स को ऑलरेडी वॉच कर लेना है ताकि आप अच्छे से API ट्रेडिंग को कर पाओ ऑन डेल्टा एक्सचेंज। इस वीडियो में हम पर्टिकुलरली बात करने वाले हैं कि कैसे आप अपनी इंपॉर्टेंट लाइब्रेरीज को इंस्टॉल कर सकते हो और कैसे एपीआई ऑथेंटिकेशन आप एक्टिवेट कर सकते हो। ये सारी चीज़ें आपसे एंड तक मिस आउट ना हो जाएं, इसलिए वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहना। अब क्योंकि हम बैक टू बैक प्लेलिस्ट की वीडियोज़ लेके आ रहे हैं, तो आप अपने बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन ज़रूर कर लेना ताकि जब भी हम वीडियोज़ को रिलीज़ करें आपको ऑलरेडी पता लग जाए। आप में से बहुत सारे लोगों के कॉमेंट डाउन थे कि मैम नेक्स्ट वीडियो कब आ रही है, तो मेक श्योर करिए कि आप अपने बेल नोटिफिकेशन को अच्छे से ऑन कर लो। नाउ अब हम इस वीडियो में बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट लाइब्रेरीज के इंस्टॉलेशन की जो आपको काफ़ी ज़्यादा काम आने वाली है, जैसे कि हैशलिप, एचमैक, बेस64 रिक्वेस्ट। वो आगे मैं आपको वीडियो में बताऊंगी कि आखिर इंस्टॉल कैसे करना है। एंड आई होप कि आपने अभी तक अपनी जुपिटर नोटबुक को इंस्टॉल कर लिया होगा, जिसपे हम ये सारी लाइब्रेरीज का इंस्टॉलेशन देखेंगे और सारे ही कोड्स को रन कर देखेंगे कि आखिर कैसे उसका आउटपुट आ रहा है। अब कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बात कर लेते हैं कि जब भी आप एपीआई ट्रेडिंग शुरू करोगे तो यहाँ पर आपको कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन है जो आपको पता ही होनी चाहिए, जैसे कि अंडरलाइंग एसेट, कि किस एसेट पर आप अपने ट्रेडिंग को एपीआई के थ्रू रन कराने वाले हो। अगर आपको बीटीसी में कराना है यानी बिटकॉइन के फ्यूचर्स में कराना है, अंडरलाइंग एसेट की क्लैरिटी ज़रूर होनी चाहिए। दूसरा है कोटिंग एसेट। कोटिंग एसेट का मतलब ये है कि आप इस पर्टिकुलर एसेट को कोट करोगे ताकि आप उसका डेटा फेच आउट कर पाओ। जैसे कि अगर आपको बिटकॉइन के फ्यूचर्स के डेटा को फेच आउट करना है तो आपके लिए कोटिंग एसेट हो जाएगा BTC USD, जिसमें से पहले 3 लेटर जो होंगे वो उस पर्टिकुलर क्रिप्टो को डिफाइन करेंगे एंड लास्ट के 3 लेटर्स आपके USD होंगे जो आपके कॉन्ट्रैक्ट को पूरा डिफाइन कर देंगे। सेम गोज विद अगर आपको इथेरियम में करना होगा, अगर आपको इथेरियम के डेटा को फेच करना है तो आपका कोटिंग एसेट हो जाएगा ETH USDT। ठीक है, ये ध्यान रखना, बिल्कुल भी मत भूलना। साथ ही आपका कोटिंग एसेट एंड देन आ जाता है हमारा प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट का मतलब क्या है कि प्रोडक्ट इज एंटायरली डेरिवेटिव्स यानी फ्यूचर एंड ऑप्शंस। फ्यूचर्स की अगर आप कोटिंग कर रहे हो तो आपको प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट का स्पेसिफिकेशन देना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पर अगर मैं आपको एक पैनल पर समझाऊँ तो यहाँ पर आपको प्रोडक्ट आईडी, सिंबल, प्रोडक्ट टाइप और डिस्क्रिप्शन दे रखा है। अगर मैं BTC USD सिंबल को यूज़ करती हूँ तो उसका प्रोडक्ट आईडी 27 है, प्रोडक्ट टाइप परपेचुअल फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है और डिस्क्रिप्शन बिटकॉइन परपेचुअल फ्यूचर कोटेड एंड सेटल्ड इन USD। ठीक है, सेम अगर मैं इथेरियम की फ्यूचर्स पे करना चाहती हूँ तो उसका प्रोडक्ट आईडी 3136 है, जो कि हम आने वाले कोड्स में यूज़ करेंगे। सिंबल इसका ETH USD है। सेम गोज विथ अगर आप XRP USD करना चाहते हो या सोल USD करना चाहते हो, दैट टोटली डिपेंड्स ऑन कि आप कौन सा अंडरलाइंग एसेट चूज़ कर रहे हो, जो हमने ऑलरेडी यहाँ पर बात कर ली। इसको थोड़ा लाइव एग्जाम्पल से भी समझ लो। फॉर एग्जाम्पल, ऑप्शंस में जो हमारा प्रोडक्ट है वो 2 अंडरलाइंस पर डिफाइंड है, दैट इज़ बिटकॉइन एंड इथेरियम। लेकिन जब भी आप एपीआई कोडिंग्स में इसको एंटर करोगे तो जो आपका प्रोडक्ट होगा वो एज पर स्ट्राइक डिफाइन होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं अब यहाँ पे देखो आपका प्रोडक्ट चेंज हो गया है, जहाँ पे मैंने पुट सेलेक्ट किया है BTC 90,000 एंड आज का जो एक्सपायरी है दैट इज़ 030325 यानी कि 3 मार्च 2025। एंड आपका प्रोडक्ट ओरिएंटेशन उस हिसाब से चेंज भी होता रहेगा। फॉर एग्जांपल, अगर मुझे 91,200 की कॉल को प्रोडक्ट देना है, 91,200 की कॉल को फेच करना है, तो मेरा प्रोडक्ट हो जाएगा कॉल। C and P will denote your options, that is call and put, whether it is call and put BTC। देन एसेट आपका यहाँ पे आपको 3 नंबर्स से 3 लेटर्स से एसेट डिसाइड होगा, वेदर इट इज़ बिटकॉइन और वेदर इट इज़ इथेरियम। अगर इथेरियम का ऑप्शन चेंज होगा तो यहाँ पर ETH आ जाएगा। देन आपकी स्ट्राइक प्राइस आएगी विच इज़ फॉलोड बाय योर। सेम गोज विथ, यहाँ पे हमने आपको एपीआई डॉक में भी सेम चीज़ बताई। अगर मैं इस प्रोडक्ट की बात करूँ तो ये BTC का पुट ऑप्शन जिसकी स्ट्राइक प्राइस 38,100 है और एक्सपायरी हो रही है 23/1 यानी 23 जनवरी 2024। अब बात करते हैं सिंबल्स की। नाउ सिंबोलॉजी कम्स इन। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पर ध्यान रखना कि हम जिन भी चीज़ों की और प्राइस ऑफ एसेट की बात करेंगे वो सारा ही कुछ हमारा डॉलर्स में होगा। डॉलर्स में हमने प्राइस की कॉन्फ़िगरेशन कर रखी है, तो उसको कंफ्यूज मत होना आप INR के साथ।
ऑल्दो हमारे यहाँ सेटलमेंट आईएनआर में होता है, बट प्राइस की कोटिंग हमारी डॉलर्स में। अब सिंपली बात कर लेते हैं डेटा सेंटर की। ये डेल्टा एक्सचेंज का जो डेटा सेंटर है वो होस्ट हमने लिया है AWS टोक्यो के थ्रू। So if you want to enjoy minimum latency, we can advise you to host your server on AWS Tokyo. ठीक है, अब आ जाते हैं मेन मुद्दे की बात करते हैं कि बेसिकली ऑथेंटिकेशन कैसे करना है और ऑथेंटिकेशन में क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं एपीआई एंड पॉइंट्स। बेसिकली ऑथेंटिकेशन क्या है? एपीआई एंड पॉइंट्स दैट प्लेस ऑर्डर और फेच अकाउंट रिलेटेड इन्फॉर्मेशन नीड्स टू ऑथेंटिकेट यूजिंग एपीआई एंड एपीआई की सीक्रेट। इसे एक सिंपली एग्जाम्पल से समझो। फॉर एग्जाम्पल, आपका एक अकाउंट है जिस अकाउंट में आप अपनी ट्रेडिंग करते हो, पोजीशंस को लेते हो और उसी अकाउंट के थ्रू सब कुछ वर्कआउट करने की कोशिश करते हो। बट अगर फॉर सिक्योरिटी पर्पसेस हम उस अकाउंट में अगर आपका कोई भी पर्सनलाइज डेटा आप एपीआई के थ्रू ट्रेड करना चाहते हो, कोई भी पर्सनलाइज ट्रेड लेना चाहते हो, तो उसके लिए आपको एपीआई ऑथेंटिकेशन करना पड़ेगा। अगर ऑथेंटिकेशन नहीं होगा तो कोई भी आपके अकाउंट को एक्सेस कर सकता है ईजिली। बट ऑथेंटिकेशन इसलिए है ताकि आप अपने पर्सनल इन्फॉर्मेशन को खुद ऑथेंटिकेट करो और ऑथेंटिकेट करने के बाद आप अपनी सिक्योरिटी को मेंटेन रखो। उसके बाद हमारा बात आता है कि ऑथेंटिकेशन का मेथड क्या होता है। ऑथेंटिकेशन का मेथड है HMAC SHA-256 सिग्नेचर। यानी ऑथेंटिकेशन में जब भी आप एपीआई के थ्रू ऑथेंटिकेशन करते हो तो उसमें आपको एक अपना सिग्नेचर HMAC सिग्नेचर को क्रिएट करना पड़ता है और उसी के थ्रू आप अपने ऑथेंटिकेशन को कर पाते। तो ऑथेंटिकेशन की हमने बात कर ली। अब बात करते हैं कि आपने अपनी एपीआई की को और एपीआई सीक्रेट को जनरेट कर लिया है, जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि कैसे करना है। फिर आप दोगे एपीआई की परमिशन। ठीक है, उसके बाद हम रिक्वेस्ट को कैसे, एपीआई ऑथेंटिकेशन रिक्वेस्ट को कैसे एक्सेस करेंगे उसके बारे में बात करते हैं। तो पहला स्टेप है कि आपके पास आपकी एपीआई की होनी चाहिए। दूसरा है कि आपके पास HMAC का सिग्नेचर होना चाहिए। तीसरा है कि विद इन टाइम स्टैम्प आपका वो सिग्नेचर वेरीफाइड हो जाना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर एक कॉपी एडिट है HMAC SHA-256 का। सबसे पहले हमारे पास एपीआई की सीक्रेट है, फिर हम ऐड करते हैं उसमें मेथड, टाइम स्टैम्प, रिक्वेस्ट पाथ, क्वेरी पैरम्स एंड देन हमारा आ जाता है बॉडी। ठीक है, यहाँ मैंने आपको ऑलरेडी बताया विद इन 5 सेकेंड ये सिग्नेचर वैलिडेट हो जाना चाहिए, अदरवाइज आपकी वो रिक्वेस्ट रिजेक्ट हो जाएगी। एग्जाम्पल ऑफ एपीआई हेडर्स यहाँ पे मैंने आपको दे दिया, योर एपीआई की, टाइम स्टैम्प और कंप्यूटर सिग्नेचर। अब बात करते हैं कि सिग्नेचर को कैसे क्रिएट करना है। यहाँ पर हमें एक वॉलेट बैलेंस, फॉर एग्जांपल मैंने एक कोड सैंपल लिया है गेट वॉलेट बैलेंस का। अब आप ये समझो कि आपको ऑथेंटिकेशन की कब ज़रूरत होती है, जब आप काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट डेटा पॉइंट या फिर इंफॉर्मेशन आप अपने अकाउंट से फेच कर रहे होते हो। तो इस पॉइंट पर आपको अपने डेटा एपीआई ऑथेंटिकेशन की ज़रूरत होती है। जैसे कि वॉलेट, आपके अकाउंट में कितना बैलेंस है, ये काफ़ी ज़्यादा पर्सनलाइज और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, इसलिए आपको इस केस में अपने ऑथेंटिकेशन को ऑन करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने सिग्नेचर को क्रिएट करना है, जहाँ पर हमने एक फंक्शन बनाया क्रिएट सिग्नेचर। इसमें हमने क्या क्या एंटर किया है, एपीआई सीक्रेट, मेथड, टाइम स्टैम्प, पाथ, क्वेरी स्ट्रिंग एंड पेलोड। सिग्नेचर में, सिग्नेचर डेटा में जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया, हमने ये सारी चीज़ें ऐड ऑन करी हैं। अब टाइम स्टैम्प्स, इस टाइम स्टैम्प को हमें फेच करने के लिए, यानी वो रियल टाइम में हमारा सिग्नेचर वेरीफाई हो, इसके लिए हमने फंक्शन बनाया है गेट टाइम स्टैम्प्स। अब क्योंकि हमें करंट टाइम पर अपने एपीआई को ऑथेंटिकेट कराना है सिग्नेचर को क्रिएट कर कर, तो इसलिए हमने गेट टाइम स्टैम्प का फंक्शन क्रिएट कर दिया, जहाँ पर हम रियल टाइम बेसिस पर अपने ऑथेंटिकेशन को कर पाएंगे। ठीक है, एपीआई सिग्नेचर पर हमने सिग्नेचर के डेटा को लिया, फिर एपीआई सीक्रेट ऐड किया एंड देन रिटर्न टू hmac.new एपीआई सीक्रेट सिग्नेचर डेटा hashlib.sha। अब अगर आपको इस पर्टिकुलर सिग्नेचर को क्रिएट करने में प्रॉब्लम आ रही होगी तो हम इस पर्टिकुलर कोड सैंपल को आपके साथ शेयर कर देंगे, ताकि आप अपने सिग्नेचर को ईजिली अपने हिसाब से क्रिएट कर पाओ। बस चेंजेस आपको यहाँ क्या करने पड़ेंगे, अपनी एपीआई की और अपने एपीआई सीक्रेट को जो आपने पर्टिकुलरली एंटर किया है उसको आपको यूज़ करना पड़ेगा। यहाँ पर हर एक पर्टिकुलर यूनिक अकाउंट का एपीआई की और एपीआई सीक्रेट अलग अलग होता है, तो मेक श्योर करना कि आप अपने अकाउंट का एपीआई की और एपीआई सीक्रेट यूज़ कर रहे हो, ताकि आप अपने अकाउंट की इन्फॉर्मेशन ले सको। सो ऑन एंड
फर्दर मोर हम आपको नेक्स्ट वीडियोस में बताएंगे कि इन कोड्स को आपको कैसे यूज़ करना है। सो आई होप कि आपको क्रिएट सिग्नेचर समझ आ गया होगा। अब बात करते हैं रेट लिमिट की। तो बेसिकली रेट लिमिट क्या है? रेट लिमिट आपका कंट्रोल करता है कि आप एक टाइम पर एपीआई में कितनी रिक्वेस्ट को भेज रहे हो। उसके साथ ये एपीआई की रेट लिमिट इन्फोर्स होती है सेपरेटली ऑथेंटिकेटेड रिक्वेस्ट के लिए और अनऑथेंटिकेटेड रिक्वेस्ट के लिए। ऑथेंटिकेटेड रिक्वेस्ट का मतलब क्या हो गया कि आप ऐसी इंफॉर्मेशन फेच कर रहे हो जो जिसके लिए ऑथेंटिकेशन इम्पॉर्टेंट है, तो उसके लिए रेट लिमिट आपकी इन्फोर्स डिफरेंटली होगी। वेरएज अगर अनऑथेंटिकेटेड डेटा की आप रिक्वेस्ट डाल रहे हो तो उसके लिए जो आपकी रेट लिमिट होगी वो इन्फोर्स डिफरेंटली होगी। तो ये ज़रूर मेक श्योर करना, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ तो यू कैन गेट एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ स्लैब कि अगर आप एपीआई एंड पॉइंट से गेट प्रोडक्ट करते हो, गेट ऑर्डर बुक करते हो, गेट टिकट करते हो, गेट ओपन ऑर्डर्स करते हो, तो उसका जो वाइट स्लैब है वो 3 का है, ठीक है। वेर एज अगर आप प्लेस करते हो, एडिट करते हो, डिलीट करते हो, ऐड पोजीशन मार्जिन करते हो एपीआई के थ्रू, तो उसका जो वाइट स्लैब है वो 5 का है, ठीक है। वेर एज अगर आप गेट ऑर्डर हिस्ट्री करते हो, गेट फिल करते हो, गेट ट्रांजैक्शन लॉक करते हो, तो उसका वाइट स्लैब 10 का है। वेर एज अगर आप बैच ऑर्डर डालते हो तो उसका वाइट स्लैब 25 का है। दिस इज बेसिकली द कॉस्ट ऑफ स्ट्रक्चर फॉर वेरियस एंड पॉइंट, और इसको आप ज़रूर ध्यान में रखें। एक एग्जाम्पल के थ्रू अगर आपको समझना है तो आप इसे ऐसे समझ सकते हो कि कंसिडर करो कि 5 मिनट के अंदर आपने ये सारे ऑर्डर्स एपीआई के थ्रू प्लेस किए, तो आपका उस पर्टिकुलर एपीआई के थ्रू कॉस्टिंग कितना आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने 100 गेट ऑर्डर्स किए तो 3 वाइट स्लैब के हिसाब से आपको 300 का वेटेज हो गया। अगर आपने 50 गेट स्लैब किए तो आपको 150 का वेटेज हो गया। वेरएज अगर आपने 200 प्लेस ऑर्डर रिक्वेस्ट करी तो आपको 1000 का वेटेज हो गया। एंड जब आप इन सारे को ग्रैंड टोटल करते हो देन दैट कम्स अराउंड टू बी 1950 एज आ कोटा, जो कि हर 5 मिनट में रिफ्रेश हो जाता है। तो अगर आप एक सर्टेन लिमिट को एक्सीड करोगे तो शायद आपका एपीआई ऑर्डर या रेट लिमिट एक्सटेंशन एरर आपको वहाँ पे देखने को मिले। अगर आप फ्रीक्वेंटली आपको रेट लिमिट हायर चाहिए तो उसके लिए आप हमें कनेक्ट भी कर सकते हो, एंड एज पर योर रिक्वायरमेंट वी कैन सी कि हम आपके लिए कैसे यहाँ पर हेल्प कर सकते हैं। सो डोंट वरी अबाउट इट। अगर आपको कभी भी रेट लिमिट एरर आती है एंड यू हैव अ greater requirement of rate limit, then please connect back to us, to our support team. We will try to resolve that problem as soon as possible. यहाँ पे जैसे हमने दिया भी है कि if you want to increase your rate limit, you can connect us on support@delta exchange. We will happily help you out to solve your problem. Matching engine, the current rate limit is set to 500 operations per second for each product. For example, placing 50 orders in a batch counts 50 operations, ठीक है। अभी हमने हर सेकंड के लिए 500 ऑपरेशंस रेट लिमिट लगाई हुई है, तो ये भी काफ़ी अच्छा नंबर है फ्री ऑफ कॉस्ट अगर आपको मिल रहा है तो। सिग्नेचर की हमने बात करी थी, तो सिग्नेचर पे हमें एक चीज़ और ध्यान रखनी है, दैट इज़ आपको कि एरर्स क्या क्या पॉसिबली सिग्नेचर में आपको आ सकती हैं, और उन एरर्स को ऑथेंटिकेट करते टाइम ध्यान ज़रूर से रखना है। सबसे पहली जो एरर आपको आ सकती है वो आ सकती है टाइम बाउंडेशन की, कि अगर आपका सिग्नेचर विद इन 5 सेकेंड अप्रूव या वेरीफाई नहीं होता है तो वो क्या हो जाएगा, दैट विल बी देखो। अब पहली एरर ध्यान रखो, एरर आपको ध्यान में होनी चाहिए ताकि आपसे वो मिस्टेक बार बार ना हो। एरर क्या हो सकती है, सिग्नेचर एक्सपायर्ड, दैट मीन्स वो सिग्नेचर 5 सेकेंड के अंदर ऑथेंटिकेट नहीं हुआ है एंड जिसकी वजह से वो एक्सपायर हो गया है। सो ऐसी मिस्टेक अगर हो तो यू कैन फिक्स इट बाय फिक्सिंग इट अप अ टाइम। दूसरी एरर क्या हो सकती है कि आपकी एपीआई की क्या है, इनवैलिड है। तो अगर इनवैलिड एपीआई की का एरर आता है या एपीआई की नॉट फाउंड है तो प्लीज़ फिक्स अप योर एपीआई की। एपीआई की में कुछ मिस्टेक हो सकती है, कोई एक्स्ट्रा गलत साइन ऐड ऑन हो सकता है, तो प्लीज़ क्रॉस चेक उसे ज़रूर कर लें, ठीक है। तीसरी मिस्टेक क्या हो सकती है कि आपकी एपीआई की नॉट ऑथराइज टू एक्सेस दिस एंड पॉइंट, आपकी एपीआई की ऑथराइज नहीं है कि आप उस एंड पॉइंट को एक्सेस कर पाओ, तो उसके लिए परमिशन ज़रूर आपको ऐड ऑन करनी पड़ेगी, ठीक है। चौथी प्रॉब्लम क्या हो सकती है कि आपकी एपीआई की वाइट लिस्टेड नहीं है,
ठीक है। तो अगर एपीआई की वाइट लिस्टेड नहीं है तो आपके पास आपके डेल्टा एक्सचेंज पर जब आप एपीआई की और एपीआई सीक्रेट जनरेट करते हो वहाँ पर आपको एपीआई और एपीआई की को वाइट लिस्ट करने का ऑप्शन आता है। वाइट लिस्टेड का मतलब क्या है कि ये एपीआई आपकी सिर्फ और सिर्फ ऑथेंटिक डेटा को ही फेच कर रही है, किसी बाहर की इंफॉर्मेशन या किसी अननोन या फिर एलियन इंफॉर्मेशन को फेच नहीं कर रही, और वो आपके अकाउंट से ही रिलेटेड है जहां पर सेटलमेंट आपका आईएनआर में ही हो रहा है। दिस वाइट लिस्टिंग मीन्स इट विल प्रिवेंट द मनी लॉन्ड्रिंग वाला एस्पेक्ट, and it will prevent, and everything will be transactional and transparent when it comes to your डेटा। अब वहीं साथ में एक चीज़ और बात कर लेते हैं कि कहाँ पे हमें एपीआई ऑथेंटिकेशन की ज़रूरत होगी, कहाँ पे हमें एपीआई ऑथेंटिकेशन की ज़रूरत नहीं होगी। सबसे ऑर्डर्स, आपके पर्सनल ऑर्डर्स कैसे चल रहे हैं, पोजीशंस कैसी चल रही हैं, हिस्ट्री क्या है, ट्रेड की हिस्ट्री क्या चल रही है, ऑर्डर बुक क्या कह रही है, ट्रेड्स क्या हैं, वॉलेट में करंटली बैलेंस कितना है, वॉलेट में क्या करंट बैलेंस है। तो ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है, सेटल अकाउंट का प्राइस कैसा है, तो ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है ये आपकी पर्सनलाइज्ड इन्फॉर्मेशन है, और इन सारी इन्फॉर्मेशन को फेच करने के लिए आपको ऑथेंटिकेशन की ज़रूरत होगी। अब मैं बताती हूँ कि ऑथेंटिकेशन की ज़रूरत कहाँ कहाँ होगी। सबसे पहले तो कहाँ नहीं होगी ये भी समझ लो। अगर आप एसेट की इन्फॉर्मेशन ले रहे हो और आप चाहते हो कि मुझे पूरी तरीके से एसेट का स्टेटस पता चल जाए, फिर हम बात करते हैं इंडाइसेस की। तो ये भी एक जेनरिक इन्फॉर्मेशन है जो सबको अवेलेबल होगी, तो इसमें भी आपको ऑथेंटिकेशन की ज़रूरत नहीं होगी। प्रोडक्ट में भी आपको ऑथेंटिकेशन की ज़रूरत नहीं होगी। अब बात करते हैं ऑर्डर की। ऑर्डर इज समथिंग जो आपका पर्सनल अकाउंट की एक्टिविटी है, तो इसमें आपको ऑथेंटिकेशन करना मस्ट है, जिसके अंडर ये सारी इंफॉर्मेशन आती है, प्लेस ऑर्डर, कैंसिल ऑर्डर, एडिट ऑर्डर एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। पोजीशन, ट्रेड हिस्ट्री, ऑर्डर बुक, ट्रेड्स, वॉलेट, इन सारी चीज़ों में आपको आपके एपीआई ऑथेंटिकेशन की ज़रूरत होगी फॉर सिक्योरिटी पर्पसेस। बट आपको अगर सेटलमेंट प्राइस चाहिए, आपको अगर ओपन हाई लो क्लोज का डेटा चाहिए, तो इन सारी चीज़ों में आपको एपीआई ऑथेंटिकेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज दीज आर जेनरिक इन्फॉर्मेशन विच इज़ अवेलेबल टू एवरीवन। बट द इन्फॉर्मेशन विच इज़ पर्सनलाइज, उसमें आपको एपीआई ऑथेंटिकेशन की ज़रूरत मस्ट है। अब एपीआई ऑथेंटिकेशन कैसे करना है, क्या है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं कि आपको सबसे पहला काम क्या करना है, अपनी एपीआई की जनरेट करनी है और अपनी एपीआई सीक्रेट को जनरेट करना है। उसको जनरेट करने के बाद आपको क्या करना है, अपने सिग्नेचर को क्रिएट करना है, वो भी मैंने आपको एक सैम्पल स्पेस में कोड में बता ही दिया। फिर सिग्नेचर जनरेट करने के बाद आपको टाइम स्टैम्प बहुत मेक श्योर करना है, क्योंकि ये वन ऑफ द मेजर एरर है। अगर 5 सेकंड के अंदर आपका सिग्नेचर वेरीफाई नहीं हुआ तो आपको एरर शो हो जाएगी, तो मेक श्योर करें कि टाइम स्टैम्प बिल्कुल एकदम क्लियर हो, ठीक है। फिर अपने एरर्स को ध्यान रखना है। चौथा कि आपको किस में एपीआई ऑथेंटिकेशन की ज़रूरत है, किस एंड पॉइंट को फेच करने के लिए, और किस एंड पॉइंट को फेच करने के लिए एपीआई ऑथेंटिकेशन की ज़रूरत नहीं है, तो ये भी ध्यान रखें। तो आई होप कि आपको अंडरस्टैंडिंग हो गया होगा कि अपने ऑथेंटिकेशन को कैसे करना है। अब चलो फटाफट आपको कुछ लाइब्रेरी इंस्टॉल कर भी बता देते हैं जो नेसेसरी हैं। अब ये चीज़ ध्यान रखो कि जो कुछ इंपॉर्टेंट लाइब्रेरीज हैं जो आपको इंस्टॉल करनी चाहिए, जैसे कि ये सारी, ठीक है। अब मैं फटाफट आपको जुपिटर पे ये लाइब्रेरीज को इंस्टॉल करके बताती हूँ। हैशलिब, एचमैक, बेस 64, रिक्वेस्ट, डेट टाइम, रिक्वेस्ट, वेब सॉकेट, जेसन एंड पांडास। अब इनके लिए जो हमें कमांड एक्सटेंशन यूज़ करना पड़ेगा वो हमें यूज़ करना पड़ेगा, दैट इज पिप इंस्टॉल फॉलोड बाय योर लाइब्रेरी नेम, जैसे कि हैश lib, okay? तो let's go on Jupyter and try to install all those libraries. फॉर एग्जाम्पल जो सबसे इंपॉर्टेंट लाइब्रेरी आपको इंस्टॉल करनी है, लेट मी सबसे पहले इंस्टॉल करती हूँ वो पिप इंस्टॉल पांडास, ठीक है। नाउ रन इट, वेट फॉर सम टाइम। देखो पांडास इंस्टॉल हो गई है, एंड इन द सेम वे आपको इन सारी लाइब्रेरीज को इंस्टॉल करना है और इनको रन करना है, ठीक है। बेस 64, रिक्वेस्ट, डेट टाइम, रिक्वेस्ट, वेब सॉकेट, जेसन एंड पांडास। सिंपली आपको जो कमांड यूज़ करनी है वो सेम यूज़ करनी है, पिप इंस्टॉल the library name, pip install hashlib, pip install batchmark, pip install request, date time, WebSocket, JSON and pandas. And once your all the library is being installed, you are good to go to create the code samples and run them. जैसे कि हम यहाँ पर अपनी libraries को import कर रहे हैं और उन्हें अपने programs में run करने के लिए और functions को define करने के लिए हेल्प
होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम किन डेटास को गो थ्रू करेंगे वो मैं आपको बता देती हूँ। जैसे कि हमें गेट ऑल एसेट्स कैसे लेने हैं, एसेट्स की इन्फॉर्मेशन कैसे लेनी है, प्रोडक्ट टिकर, प्रोडक्ट सिंबल, लाइफ टिकर, वॉलेट का बैलेंस कैसे फेच आउट करना है और 1-2 प्रोग्राम्स और जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं। ये सारी चीज़ें हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने वाले हैं। और साथ ही अगर कोई डाउट है तो कमेंट करो, कम्युनिटी पे पोस्ट करो, हमारी टीम आपको कनेक्ट बैक ज़रूर कर लेगी। सो टिल देन नेक्स्ट वीडियो का वेट ज़रूर करना, हम जल्दी ही आते हैं आपसे उस वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।